गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करते हैं कि तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें पढ़ना है तारों का निर्माण कैसे हुआ। जो स्टार्स होते हैं, जो हम देखते हैं तारे होते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो आकाशगंगा पहला पॉइंट है। आकाशगंगा आकाशगंगा का मतलब क्या होता है? बहुत सारे तारों का समूह, कोई ऐसा ग्रुप ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, जो बहुत सारे तारे होते हैं जिस ग्रुप में, उस पूरे ग्रुप को कहा जाता है आकाशगंगा। और आकाश गंगाओं के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से होती है। इस गैस के बादल को निहारिका कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा जो तारे होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? आकाशगंगा का। आकाशगंगा का मतलब होता है तारों का समूह, तारों का जो झुंड होता है पूरा, उसको आकाशगंगा कहा जाता है। ये आकाशगंगा कैसे बनती है? हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस का जो बादल होता है हमारे अंतरिक्ष में बहुत बड़ा, उनसे ये बनते हैं हमारे आकाशगंगाएं। और ये बादल जो होता है हाइड्रोजन गैस का, इसको कहा जाता है निहारिका, ठीक है। और धीरे धीरे इसी निहारिका से गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण शुरू हुआ, ठीक है। तो निहारिका क्या था आपको पता है? गैस का बादल। ये गैस के बादल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे झुंड विकसित हो गए और गैसीय पिंड के रूप में ये बदल गए। और ये गैसीय पिंड के रूप में जब बदल गए तो इनसे धीरे धीरे तारों का निर्माण हो गया। और जब ये तारे बनकर इकट्ठे हो गए तभी आकाशगंगा बन गए। और आकाशगंगा का मतलब होता है एक तारों का समूह, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण कब हुआ? आज से कम 5 से 6 अरब साल पहले। तो ये था तारों के बारे में। ये आपके सामने फोटो है आकाशगंगा की। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे तारे एक साथ होते हैं। तो ये जो पूरा तारों का समूह होता है इसको कहा जाता है आकाशगंगा। ये पूरी आकाशगंगा किससे बनती है? निहारिका से। निहारिका क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का एक बादल होता है विशाल, और उस बादल के अंदर जब छोटे छोटे गैस के पिंड बनने लगते हैं तो वो तारों का रूप ले लेते हैं। जब ये तारे इकट्ठे हो जाते हैं तब ये कहलाते हैं आकाशगंगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल आपको पता होगा, सोलर सिस्टम जो है हमारा, और जितना सूर्य परिवार है जिसके अंदर 8 ग्रह हैं हमारे, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह हैं। पृथ्वी आपका है, ये 3rd नंबर पे पृथ्वी है। और सूर्य जो है आपका ये सबसे बड़ा है, इसमें ये तारा है एक, ठीक है। तो ये सौर मंडल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। टोटल हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। निहारिका मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस का विशाल बादल। तो हाइड्रोजन गैस का विशाल बादल निहारिका, इसको सौर मंडल का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सौर मंडल का निर्माण ही निहारिका से हुआ है। और सौर मंडल में क्या क्या हमारे शामिल है आइए देखते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य है सबसे पहले, तो आप सब जानते हैं। 8 ग्रह हैं, ये भी आप सब जानते हैं, मैंने अभी अभी बताया है। 63 उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब आपके छोटे छोटे ग्रह मान सकते हैं आप, ग्रहों का छोटा रूप। और लाखों छोटे पिंड हैं। छोटे पिंड कैसे? आपने देखा होगा अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखे हैं या कुछ, तो जब अंतरिक्ष का सीन आता है तो बड़े बड़े पत्थर एकदम से उड़ते जाते हैं जो फेस की तरफ आते हैं। ये जैसे ये आपके सामने राइट साइड में फोटो है, कुछ इस तरीके से होते हैं, लेकिन वो थोड़े रेड रेड से होते हैं। तो वो आपके पिंड होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखा है पिंडों का। आपका ये शूद्र ग्रह हो गया, ठीक है, शूद्र ग्रह हो गए, जो मैंने आपके सामने ये फोटो आपके सामने रखा हुआ है। और ये आपके पिंड, यही आपका पिंड भी है जो आपके अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। धूमकेतु हो गया, धूमकेतु का फोटो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और सौरमंडल में क्या क्या है? बड़ी मात्रा में गैसें हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसें हैं हमारे सौरमंडल में, और धूल कण है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे सौरमंडल में क्या क्या है, तो आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल में सबसे पहले सूर्य है जो कि एक तारा है, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह, और लाखों पिंड हैं। और लाखों पिंडों में से 2 के उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर। शूद्र ग्रह है जो राइट साइड में फोटो है, और धूमकेतु है, ठीक है। और क्या है? सौरमंडल में बहुत सारी गैसें हैं और धूल के कण हैं। तो ये आपका हो जाएगा सौरमंडल में आखिर है क्या क्या। और इसमें क्या है, जो सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह हैं मैंने आपको बताया। 8 ग्रह में से अब इनके नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के नजदीक हैं बहुत ज्यादा, और इनको कहा जाता है भीतरी ग्रह। क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है इसलिए इनको भीतरी ग्रह कहा जाता है। और इन्हीं ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सूर्य से नजदीक है
कौन कौन से हैं? 4 ग्रह हैं शुरू के, टोटल 8 हैं। 4 ग्रह नजदीक हैं, 4 ग्रह दूर हैं। जो नजदीक है वो है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। इनको भीतरी ग्रह भी कहा जाता है और इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और जो बचे हुए 4 ग्रह हैं इनके अलावा उनको कहा जाता है जोवियन ग्रह, ठीक है, और उनको बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। तो ये आपके टोटल 8 ग्रह हो गए, भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह। और भीतरी वालों को पार्थिव भी कहा जाता है और बाहरी ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। अब एक फैक्ट मैं आपके सामने रीड करने वाला हूं कि अभी तक प्लूटो, जो कि एक प्लेनेट था, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था और ये भी एक पूरा प्लेनेट था पहले, लेकिन परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संगठन, जो इंटरनेशनल इनका संगठन है खगोल विज्ञान का, खगोलिकी संगठन, इन्होंने एक बैठक में ये निर्णय लिया कि प्लूटो जो है वो काफी छोटा है आकार में और प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा दिया गया और उसको प्लूटो को बोना ग्रह कहा गया। और ये कब हुई आपकी ये मीटिंग, जो बैठक हुई थी अगस्त 2006 में। तो ये भी आपको याद रखना है फैक्ट। और अब प्लूटो हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। अगला आपका जो टॉपिक है वो है पार्थिव तथा जोवियन ग्रहों में अंतर। मैंने आपको बताया जो आंतरिक ग्रह होते हैं, जो सूर्य से नजदीक होते हैं, उन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो सूर्य से जो दूर हैं 4 ग्रह, उनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो पहला अंतर तो यही होगा कि इनकी दूरी के हिसाब से जो पार्थिव ग्रह होते हैं इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है, जोवियन ग्रह होते हैं इन्हें बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह जो है आपके भीतरी ग्रह है, इसलिए सूर्य के नजदीक होते हैं, ठीक है, और ये जोवियन ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर होते हैं। और पार्थिव ग्रह जो होते हैं यहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई। मतलब ये सूर्य से नजदीक थे तो यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा था, क्योंकि सूर्य से नजदीक होंगे तो तापमान ज्यादा ही होगा। इसके कारण यहाँ पर गैसें रुकी नहीं रह सकी। जो जितनी भी गैसें थी वो सूर्य की जो गर्मी के कारण गैसें उड़ गई। और लेकिन जो जोवियन ग्रह थे वो सूर्य से काफी दूर थे, जिसके कारण वहां तक जो है तापमान इतना नहीं पहुंच पाया और वहां की गैसें नहीं उड़ पाई और वहां की गैसें संघनित हो गई और वहीं पर रही। सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी। इसका मतलब क्या है, जो सौर वायु होती है, जो सूर्य की वायु, जो सूर्य की गर्म हवा होती है, वो क्या थी, इन ग्रहों के नजदीक थी, क्योंकि सूर्य से जितने नजदीक होंगे उतनी गर्म हवा इनको लगेगी। तो ये सूर्य के नजदीक थे ये ग्रह, जो पार्थिव ग्रह थे। सौर वायु के कारण इन पर जितनी भी गैस थी वो सारी की सारी गैस जो थी वो सौर वायु उड़ाकर ले गई। और जो जोवियन ग्रह थे यहाँ तक सौर वायु नहीं पहुंच पाई, इसलिए यहाँ की गैसें नहीं हट पाई और आज भी इनकी गैसें वैसी की वैसी हैं। पार्थिव ग्रह जो है इनका आकार छोटा है, ठीक है, और जो ये जोवियन ग्रह हैं इनका आकार बड़ा है। और ये बहुत बड़े बड़े चट्टानी वीरान ग्रह हैं जहां पर जीवन बहुत मुश्किल से है। जब वहां पर सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुंचती इतनी जल्दी, ना वहां पर कुछ पानी वगैरह है, जल भी नहीं है, तो वहां पर जीवन कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल ग्रह है आपका और पृथ्वी है, और पृथ्वी में लगभग सब चीज मिल जाती है। तो ये पार्थिव और जोवियन ग्रह में आपके अंतर थे। ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है, बस दूरी का फर्क है इस पूरे पार्थिव ग्रह में और जोवियन ग्रह में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चंद्रमा। चंद्रमा जो चांद है वो उसका निर्माण कैसे हुआ। तो जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है, ये आपको पता होगा। और ये चंद्रमा कैसे बना, 1838 में, सन आपको याद रखना है, 1838 में सर जॉर्ज डार्विन, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। इनके अनुसार क्या था कि जो शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे, और ये पूरा पिंड डंबल के आकार का था। डंबल आपने देखा होगा, जो आपके जिम एक इक्विपमेंट होता है आपका, जिसका आकार कुछ इस तरीके से होता है। तो शुरू में जो ये जॉर्ज डार्विन जी ने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों जुड़े हुए थे एक ही पिंड। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये दोनों पिंड एक दूसरे से अलग हो गए। जैसे ये पूरे एक ही थे तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक हिस्सा इसका अलग हो गया इतना, ठीक है, और ये बिल्कुल अलग हो गया, ये अलग घूमने लगा और ये अलग हो गया। तो ये हमारे एक पृथ्वी थी और ये दूसरा जो था, ये जो हिस्सा टूट के अलग हो गया ये चंद्रमा बन गया, ठीक है। ये हिस्सा जो अलग हुआ पहले डंबल के आकार का था, समय के साथ साथ ये पिंड टूटकर अलग हो गया और ये जो एक हिस्सा इसका अलग हुआ ये चंद्रमा कहलाया। ऐसा बताया है सर जॉर्ज डार्विन ने 1838 में। और आज के वैज्ञानिक क्या मानते हैं चंद्रमा कैसे बना, आपको इस पूरी भूगोल में पढ़ना क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं आप सोचो कि अभी तो सर ने कहा था वैसे बना, अब कह रहे हैं वैसे बना। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जैसा वो वैज्ञानिक बताते हैं आपको वो भी पढ़ना है, और जैसा आज के वैज्ञानिक बताते हैं आपको वो भी पढ़ना है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपको आंसर उस तरीके से लिखना है।
उसके बाद वर्तमान वैज्ञानिकों का मानना है, जो आज के वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि चांद जो है, जो चंद्रमा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? एक टकराव के कारण। ठीक है, एक टकराव, आप सब जानते हैं टकराव, एक टक्कर के कारण। टक्कर कैसी? कि बहुत समय पहले मंगल ग्रह से 3 गुने बड़े आकार का पिंड, मंगल ग्रह है जितना, उससे भी 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड, बहुत बड़ा पिंड पृथ्वी से आकर टकरा गया। तो पृथ्वी जो थी और जो मंगल ग्रह है उससे 3 गुने बड़े आकार का एक पिंड आकर पृथ्वी से टकरा गया। जब ये टकराव हुआ तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और अंतरिक्ष में बिखर गया। जब ये पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर इस टकराव के कारण अंतरिक्ष में अलग हो गया तो यही हिस्सा आगे जाकर चंद्रमा बन गया। ऐसा माना जाता है आज के वैज्ञानिकों द्वारा कि चंद्रमा की उत्पत्ति इस तरीके से हुई। और ये जो टकराव हुआ पृथ्वी का और उस पिंड का, जिसके कारण ये चंद्रमा ये बना है, इस टकराव का नाम है द बिग स्प्लैट। ठीक है, तो इसको द बिग स्प्लैट कहा जाता है। तो इस तरीके से आज के वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद हमारा बना। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी का उद्भव। जो पृथ्वी है ये धीरे धीरे कैसे ये रहने लायक बन गई, कैसे आखिर ये, मैंने आपको बताया शुरू शुरू में तो पृथ्वी एकदम, क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ ना बारिश थी ना यहाँ पर कुछ, सिर्फ यहाँ पर चट्टाने ही चट्टाने थी और कुछ भी नहीं था, पानी तक नहीं था यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ है कि शुरू शुरू में पृथ्वी गर्म और वीरान ग्रह थी, बहुत गर्म थी क्योंकि सूर्य से नजदीक थी। पृथ्वी एक पार्थिव ग्रह है, आप सब जानते हैं, तो ये सूर्य के नजदीक थी। तो सूर्य के नजदीक होने के कारण ये काफी गर्म थी और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंसान नहीं रहता था, एकदम वीरान ग्रह थी। और यहाँ का वायुमंडल बिल्कुल विरल था, मतलब बिल्कुल हल्का था यहाँ का वायुमंडल, ज्यादा गैसें भी नहीं थी वायुमंडल में, बस 2 ही गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम, जिनसे आपका वो निहारिका का बादल जो है आपका जो बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही गैसें वहां पर थी उस टाइम पे। और आज की जो वायुमंडल है, जो हमारी पृथ्वी का आज का जो वायुमंडल है, ये तो बहुत अलग है। आज के टाइम पे इतनी सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये सब पहले नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण ये पृथ्वी जो थी इतने वीरान ग्रह से और इतने सुनसान ग्रह से एक सुंदर ग्रह में बदल गई, जहां पर पेड़ पौधे भी आ गए, पहाड़ पर्वत भी आ गए, नदियां भी आ गई। आखिर ये सब कैसे हुआ? और यहाँ पर बहुत सारा पानी भी आ गया और जीवन के लिए यहाँ पर वातावरण भी उपलब्ध हो गया और जंतुओं का जन्म भी हुआ। और ये पृथ्वी की जो संरचना है ये परतदार है, आपको पता होगा, ये लेयर है पृथ्वी की पूरी। सबसे पहले भूपर पट्टी होती है, फिर ऐसे नीचे चलते चलते मेंटल, फिर क्रोड, ये ऐसे अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो तो ठीक है, वरना हम पूरा चैप्टर इसके ऊपर पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो ये आपका जो है पृथ्वी लेयर्स में बटी हुई है। एक सबसे ऊपर जहां पर अभी आप बैठे हैं जमीन पे, फिर थोड़ा और नीचे आप खुदाई करेंगे तो आप थोड़ा और नीचे जाएंगे, फिर जब आप अपनी लास्ट पर सबसे नीचे है जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपका लावा है, जो आपका क्रोड है, ठीक है, जो आपका मैग्मा है अंदर। तो ये आपका पृथ्वी का कुछ उद्भव के कुछ पॉइंट है कि शुरू में पृथ्वी कैसी थी और धीरे धीरे आखिर इसमें क्या हुआ,